हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, जिसके अंदर हमारा जो चैप्टर है वो है फोर्थ, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि। ये दूसरा भाग है। पहले भाग के अंदर हम लोगों ने समझा था कि राष्ट्रीय आय को हम मूल वृद्धि विधि या उत्पाद विधि से किस तरह से आकलन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम समझेंगे इनकम मेथड से राष्ट्रीय आय को हम किस तरह से जो है उसकी गणना कर सकते हैं, आय विधि से कैसे कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी इम्पोर्टेंट है। आपको अगर मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फैक्टर इनकम है, जो कारक आय है, उसका मतलब क्या है। देखो, जो इनकम मेथड से हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड भी कह सकते हैं। वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि या कारक भुगतान विधि भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय आय के एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान जो उत्पादन के साधन होते हैं, कारक होते हैं, जैसे श्रम है, लेबर है, लैंड है, भूमि है, पूंजी है, उद्यमी है, तो उनके जो स्वामी है, क्योंकि ये कारक जो लिए जाते हैं, तो इनकी सेवाओं के बदले में जैसे भूमि है तो उसको लगान दिया जाता है, श्रम है तो उसको कर्मचारियों का पारिश्रमिक, पूंजी है तो ब्याज, उद्यमी है तो लाभ के रूप में मापा जाता है। एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, चाहे वो सामान्य निवासी हैं, चाहे वो गैर निवासी हैं, सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पन्न कारक आय का कुल जोड़ जो होता है, घरेलू आय कहलाती है। जब हमने राष्ट्रीय आय का पता करना होता है तो घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जब हम जोड़ देते हैं तो वो राष्ट्रीय आय होती है। कारक आय से मतलब किसी व्यक्ति जो अपनी कारक सेवा जो है प्रदान करता है और उसके बदले में उसको पुरस्कार मिलता है। जैसे श्रम है तो उसको मजदूरी या वेतन, भूमि है तो उसको लगान, पूंजी है तो ब्याज, उद्यमता है तो लाभ। उसी तरह देखो, जैसे वृद्ध अवस्था में जो पेंशन मिलती है वो कारक आय नहीं होती, क्योंकि वो हस्तांतरण भुगतान होता है, एक तरफा भुगतान होता है, उसको राष्ट्रीय आय में नहीं लिया जाता। लेकिन जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है उसको हम राष्ट्रीय आय के अंदर लेते हैं। कारक भुगतान की स्तर में जो आय अनुमानित होती है, जैसे श्रम है तो इसके अंदर कर्मचारियों का पारिश्रमिक या मजदूरी या वेतन, भूमि है तो लगान, पूंजी है तो ब्याज, उद्यमता है तो लाभ। इसी तरह कारक आय के जो प्रकार है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचलन अधिशेष, मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय, इसको हम वन बाय वन करके जो है समझेंगे। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता है, जैसे देखो वेजेस और सैलरी पेड इन कैश, जो नगद में हम मजदूरी और वेतन पे करते हैं उसमें शामिल किया जाता है। एक लेखा वर्ष की अवधि में उनके द्वारा काम के लिए जो प्रतिफल या पुरस्कार दिया जाता है वो वेजेस और सैलरी होती है, जो हम कैश में पे करते हैं। उसी तरह जो कर्मचारियों को काइंड के अंदर जो है किस्म के रूप में भुगतान किया जाता है, तो वो भी जो होता है पारिश्रमिक में शामिल होता है। जैसे किराया मुक्त आवास दिया जाता है। उसी तरह जो सामाजिक सुरक्षा निधि में जो एम्प्लॉयर है उसका जो योगदान होता है उसको भी राष्ट्रीय आय में दिया जाता है। इसका मतलब होता है उन भुगतानों से होता है जो नियोजक द्वारा कर्मचारियों के निधि फंड में डाले जाते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड के अंदर। उसी तरह पेंशन, जैसे रिटायर होने के बाद नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में सेवा अनुबंध के रूप में उसको रिटायरमेंट के बाद जो है पेंशन दी जाती है, तो वो भी इसमें शामिल होती है। लेकिन जो ओल्ड एज पेंशन होती है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको हम प्रचलन अधिशेष कहते हैं, इसका मतलब होता है संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त इनकम से है।
इसके अंदर ये चीजें शामिल होती हैं: लगान, ब्याज तथा लाभ। उद्यमिता से जो आय प्राप्त होती है उसको लाभ कहते हैं। लाभ के 3 अंश होते हैं: लाभांश, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अवितरित लाभ, जिसको हम समझते हैं। देखो, जो प्रचलन अधिशेष होता है जिसके अंदर एक तो प्रॉपर्टी से इनकम होती है जिसके अंदर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट आ जाता है। एक जो उद्यमिता से होती है वहां से हमें प्रॉफिट मिलता है। अब प्रॉफिट जो होता है उसके 3 भाग होते हैं: लाभांश, डिविडेंड। ये लाभ का वो हिस्सा होता है जिसे शेयर होल्डर, जो भागीदार होते हैं, उनमें बांटा जाता है। जो लाभ हमने वितरित कर दिया है इसको वितरित लाभ भी कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स लाभ का वो हिस्सा होता है जो सरकार को टैक्स के रूप में दिया जाता है। अवितरित लाभ वो लाभ होता है जिसे फर्म अपने पास रखती है, जिसे वितरित नहीं किया जाता। मिश्रित आय, जैसे बंदे का खुद का रोजगार है तो वो खुद का श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमिता का उपयोग करता है, तो वहां पे जैसे उसको आय प्राप्त होती है, मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ, तो इसको अलग से अलग अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो इसको हम मिश्रित आय बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं उत्पादक के कार्य बाहर से नहीं लिए जाते, वो खुद का ही भूमि, खुद का ही पैसा, खुद का ही श्रम और खुद का ही उद्यमिता का उपयोग करता है, तो यहाँ से जो इनकम प्राप्त होती है वो मिश्रित आय होती है। अब हम देखते हैं घरेलू आय क्या है। एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, चाहे वो सामान्य निवासी है तथा गैर निवासी है, उसके द्वारा जो उत्पन्न कारक आय को जोड़ दिया जाए तो वो घरेलू आय कहलाती है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं: कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय का पता करने के लिए घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ा जाता है। तो कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो कारक लाभ पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को हम इस तरह से लिख सकते हैं: कर्मचारियों का पारिश्रमिक या मुआवजा, प्रचलन अधिशेष प्लस मिश्रित आय। उसी तरह जब हम इसके अंदर जो हमारे पास घरेलू आय आ जाती है, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के अंदर जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ दें तो हमारे पास आ जाती है कारक लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उसी तरह कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कर्मचारियों का मुआवजा, प्रचलन अधिशेष, मिश्रित आय तथा डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। और उसी तरह जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो कर्मचारियों को मुआवजा, प्रचलन अधिशेष, मिश्रित आय, मूल्यह्रास प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से शुद्ध कारक आय को जोड़ देते हैं तो कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जब हम आय विधि का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हमें क्या क्या सावधानियां जो है लगानी पड़ती हैं। देखो, जैसे पुरानी वस्तुएं होती हैं तो जैसे सेकेंड हैंड चीजें हैं, लेकिन उस पर जो व्यापारी जो होते हैं दलाली या कमीशन देते हैं तो उसको राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल किया जाता है। क्योंकि कमीशन या दलाली जो होती है, क्योंकि हमने एजेंट की सेवाएं यूज की हैं तो उसके बदले में दी जाती है, तो वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है। और उसी तरह देखो, जो हस्तांतरण भुगतान होता है, ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, छात्रवृत्ति है, जेब खर्च है, तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन होती है उसको राष्ट्रीय आय में लिया जाता है। उसी तरह जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, अवैध गतिविधियां होती हैं, उनसे होने वाली को भी आय को भी जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। उसी तरह जो शेयर और बॉन्ड्स की बिक्री या खरीद पर जो ब्रोकरेज पे की जाती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। उसी तरह जब हमें अचानक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे लॉटरी से प्राप्त आय है, तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसके फलस्वरूप कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती। उसी प्रकार जो पूंजीगत लाभ होती है उससे प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय में नहीं माना जाता। जो उत्पादन खुद के लिए रखा जाता है तो उसको भी मूल्य वृद्धि के अंदर शामिल किया जाता है। खुद के उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य जो होता है वो राष्ट्रीय आय में लिया जाता है। जिन मकानों में मालिक खुद रह रहे हैं उनका आरोपित किराया भी शामिल किया जाता है।
खुद के लिए जो सेवाएं अभोग्य जाती हैं उसका मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उनका बाजार का मूल्य लगाना कठिन होता है। उसी तरह कॉर्पोरेट कर, लाभांश और अवितरित लाभ जो होते हैं कॉर्पोरेट लाभ के घटक हैं। अगर हमें कॉर्पोरेट लाभ दिया गया है और उसी के साथ उसके एलिमेंट भी दिए गए हैं और अगर हमने कॉर्पोरेट लाभ को लिया है तो हम अलग से कॉर्पोरेट टैक्स, लाभांश या अवितरित लाभ नहीं लेते। इसी तरह कर्मचारियों की ओर से जो नियोक्ता जो एम्प्लॉयर होता है नकद और वस्तु के रूप में भी वेतन दे सकता है और उसकी सामाजिक सुरक्षा योगदान के अंदर भी वो मुआवजा मतलब कुछ जो योगदान देता है वो उसके पारिश्रमिक का हिस्सा ही होते हैं। तो उसी तरह लेकिन जो कर्मचारियों के मुआवजे से टैक्स पे किया जाता है वो राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाता।